हेलो एवरीवन, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोसेस अकाउंटिंग की ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और इनकी जो अकाउंटिंग है वो कैसे की जाती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो वहाँ पर किसी एक प्रोसेस से दो या दो से ज़्यादा एक जैसे इम्पॉर्टेंट कुछ प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं। उन प्रोडक्ट्स को हम जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मीनिंग बता रखा है कि टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली इन अ प्रोसेस। इस तरह के जो प्रोसेस होंगे जो एक साथ इक्वल इम्पॉर्टेंस के साथ या इक्वल वैल्यू के साथ, इक्वल सिग्निफिकेंस के साथ आते हैं, उनको हम जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि मोटर स्पिरिट, केरोसिन ऑयल, फ्यूल ऑयल, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह जो हैं, ये सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि क्रूड पेट्रोलियम के अंडर आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हैंडबुक जो है उसके अंदर जॉइंट प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन किया गया है कि टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूजुअली रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। अब इनको आगे फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। ईच प्रोडक्ट बीइंग इन सच प्रोपोर्शन दैट नो सिंगल प्रोडक्ट कैन बी डेजिग्नेटेड एज ए मेजर प्रोडक्ट। मतलब कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता है उसमें कि जिसको आप ये कहें कि जी ये तो मेन प्रोडक्ट है और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो आपके इसके साथ के प्रोडक्ट हैं। सभी के सभी जो हैं वो इक्वल इम्पोर्टेंस के होते हैं और इसीलिए इनको जॉइंट प्रोडक्ट कहा जाता है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। जॉइंट प्रोडक्ट और जो को प्रोडक्ट है नॉर्मली हम एक ही मीनिंग में यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो टेक्निकली इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जॉइंट प्रोडक्ट आर लाइक ट्विंस बॉर्न ऑफ द सेम मदर एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेस से सब निकलते हैं। और जो को प्रोडक्ट होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक साथ एक मटेरियल से, एक ही प्रोसेस से नहीं होते हैं। जैसे कि है फॉर इंस्टेंस टिम्बर बोर्ड्स मेड फ्रॉम द डिफरेंट ट्रीज आर को प्रोडक्ट्स, but they are not joint products because they are made not from the one tree but from different trees। तो इस तरह से जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी होता है, मोटर कार, जीप, ट्रक, स्कूटर, ये को प्रोडक्ट्स हैं। ये जो है मैन्युफैक्चरर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा कारें बनाएगा या ज़्यादा जीप बनाएगा या ज़्यादा स्कूटर बनाएगा। ये ऐसा नहीं है कि एक ही मटेरियल से एक ही टाइम पे ये सारे इकट्ठे एक साथ बनाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये को प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक साथ बनाए जाते हैं, बट उनके प्रोसेस अलग अलग रहते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम प्रोसेस से सेम टाइम पे उनका एमर्ज होता है। तो इस तरह से ये जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल discarded in a main process or from the production of some major product where the material value is to be considered as the time of severance from the main product। बाय प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि मेन प्रोडक्ट को बनाते हुए साथ में बन जाते हैं। मतलब कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे कुछ वेस्टेज या कुछ पार्ट जो है उसका मटेरियल का अलग हो जाता है और वो जो पार्ट है वो सेम मेन जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बराबर की सिग्निफिकेंस का नहीं होता है, बट उससे थोड़ा कम सिग्निफिकेंट होता है, थोड़ा सा उसकी वैल्यू कम होती है। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम बाय प्रोडक्ट बोल देते हैं। जैसे कि इन डायरी बिजनेस जो बटर और चीज़ इज़ द मेन प्रोडक्ट, बट बटर मिल्क जो है वो बाय प्रोडक्ट की तरह से यूज़ होगा। बाय प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा आपने कि जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट की बात की, उसी तरह से हम बाय प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट की बात करते हैं। बाय प्रोडक्ट और सेकेंडरी प्रोडक्ट दोनों ही सब्सिडरी प्रोडक्ट हैं, बट प्रोडक्ट जो है अराइज विद द मेन प्रोडक्ट, बट सेकेंडरी प्रोडक्ट डज नॉट अराइज विद द सेम प्रोसेस। सेकेंडरी जो है वो रेलेवेंट है इस तरह से कि इसको यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्ट्स के साथ। सेकेंडरी प्रोडक्ट वो माने जाते हैं जिनको प्राइमरी प्रोडक्ट के साथ ही यूज़ किया जाता है, लेकिन वो
उसी सेम प्रोसेस से जो है हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं वो सेम इम्पोर्टेंस के होते हैं, बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम इम्पोर्टेंस के होते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं वो सारे एक ही प्रोसेस में एक साथ इकट्ठे बनते हैं, बट जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो स्क्रैप से या डिस्कार्डेड मटेरियल से जो है वो बनाए जाते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट जो है वो इंसिडेंटली नहीं होते, वो उनको अच्छे से तैयार किया जाता है और जो उनका प्रोडक्शन है वो डेफिनेट होता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो हैं वो इंसिडेंटली भी एमर्ज हो जाते हैं कभी कभी। जॉइंट प्रोडक्ट जो है उनको फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और जो बाय प्रोडक्ट होते हैं जनरली उनको आगे और फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को। अगर हम बात करते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट की, तो जॉइंट कॉस्ट जो आती है उसको किस तरह से बांटा जाता है वो डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर आपको जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में किस तरह से आप कॉस्ट को डिवाइड करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे कि देखिए ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्योंकि एक ही था आपका, वहाँ से अगर आपके जॉइंट प्रोडक्ट बन जाते हैं, आप इस फिगर को देखेंगे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। स्प्लिट ऑफ का मतलब फैल गया वहाँ पे, एक प्रोडक्ट एक रॉ मटेरियल से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जब तक वो अलग अलग नहीं होते हैं तब तक तो उनकी कॉस्ट जो है नीचे देखिए ये जॉइंट कॉस्ट की तरह से लिखी जाएगी। तो ये जो कॉस्ट है ये जॉइंट कॉस्ट है। जहाँ से वो अलग हो गए उसके बाद जो है सब्सिक्वेंट या फर्दर जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे करेंगे? देखिए जॉइंट प्रोडक्ट अगर हैं तो जॉइंट प्रोडक्ट ए, जॉइंट प्रोडक्ट बी। अब जॉइंट प्रोडक्ट ए है वो एज इट इज़ है हमारे पास, और जॉइंट प्रोडक्ट बी को जब फर्दर प्रोसेस किया गया तो उससे एक बाय प्रोडक्ट भी आया। और मेन प्रोसेस में जब ये दो मेन जॉइंट प्रोडक्ट ए, जॉइंट प्रोडक्ट बी, दो मेन एलिमेंट हमारे आ रहे थे, उसी टाइम पे बाय प्रोडक्ट सी भी एमर्ज हुआ और साथ ही साथ वेस्ट या स्क्रैप भी हुआ। तो इन चारों की जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होगी। अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर स्प्लिट ऑफ होता है, यानी कि यहाँ से एक जो रॉ मटेरियल का खर्चा था वो 4 हिस्सों में बट गया। तो अब यहाँ पर जो पिछली कॉस्ट है हमारी, जो जॉइंट कॉस्ट है, उसको सेपरेट कॉस्ट के अंदर जो है वो आपको बांटना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन रिलेशन टू द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट देयर मे बी द 3 पॉसिबिलिटीज़। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? जहां 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं और उसका कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं होता है। मतलब रॉ मटेरियल से स्प्लिट ऑफ हुआ, स्प्लिट ऑफ होके 2 मेन प्रोडक्ट बन गए, 3 मेन प्रोडक्ट बन गए, 4 मेन प्रोडक्ट बन गए, लेकिन कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है हमारा, कोई वेस्टेज नहीं है, कोई स्क्रैप नहीं है। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन होती है वेयर देयर आर बोथ जॉइंट प्रोडक्ट एज वेल एज बाय प्रोडक्ट। ये यहाँ पर जो जॉइंट प्रोडक्ट भी मिलेंगे आपको और बाय प्रोडक्ट भी मिलेंगे। और तीसरी कंडीशन हो सकती है वेयर देयर इज ए मेन वन मेन प्रोडक्ट और फिर उसके साथ बाय प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से 3 अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं हमारी जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड, और तीनों ही के अलग अलग तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे हमें प्रोसेस अकाउंटिंग में उनकी एंट्रीज करनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट जो है यहाँ पर आपके जो है स्क्रीन पर 5 तरह के मेथड्स जो हैं वो दिए हुए हैं। एक तो फिजिकल मेजरमेंट है जिसको हम फिजिकल यूनिट मेथड भी बोलते हैं, एक एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड होगा, थर्ड मेथड है हमारा मार्केट प्राइस मेथड, फोर्थ वन इज सेल्स वैल्यू मेथड, और जो 5वां मेथड है दैट इज़ पॉइंट वैल्यू और सर्वे मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले कि फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल यूनिट मेथड है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि द जॉइंट कॉस्ट अंडर दिस मेथड इज अप्रोर्शन टू द जॉइंट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम सुटेबल फिजिकल कोएफिशिएंट कंटेन इन द प्रोडक्ट्स। जैसे कि द जॉइंट कॉस्ट में बी अपॉर्शनड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल कंटेन इन ईच प्रोडक्ट। जैसे कि 2 प्रोडक्ट हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रोडक्ट में टोटल का 40% रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है और दूसरे प्रोडक्ट में 60% मटेरियल यूज़ हुआ है, तो जितनी भी जॉइंट कॉस्ट है उसको 40 और 60 की रेशो में बांट देंगे। तो बहुत सिंपल मेथड है ये। मेथड बहुत कम जगह पर यूज़ किया जा सकता है। इस मेथड को हम वहाँ नहीं यूज़ कर सकते जहाँ पर प्रोडक्ट तैयार होने के बाद अलग अलग सिग्निफिकेंस के या अलग अलग वैल्यू के हैं।
अगर एक वेयर देर इज़ अ लिटिल रिलेशनशिप ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिजिकल कंटेंट, इस मेथड को हम तब भी वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इस मेथड की, ये बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो दूसरा जो मेथड हमारा आता है फिर उसके बाद वो है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड भी बहुत सिंपल मेथड है क्योंकि हम इसमें एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, द टोटल प्री सेपरेशन कॉस्ट इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट प्रोड्यूस फॉर द ऑल द प्रोडक्ट्स। अब उसमें क्या करते हैं हम, टोटल जो कॉस्ट आ रही थी हमारी जॉइंट वाली, उसको हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनकर तैयार हुए हैं उन सारे प्रोडक्ट्स से डिवाइड कर देते। इससे क्या मिलता है, हमें एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मिल जाती है आउटपुट की। और ये मेथड वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है जहाँ यूनिट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं और सभी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सेम ही फिज़िकल यूनिट हैं, वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा फिज़िकल यूनिट मेथड में और एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड में। एक बार एक देख लेते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इलस्ट्रेशन को। Apportion the joint cost of joint product X, Y, Z from the following data under physical unit method and average unit cost method। तो दोनों मेथड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट इज़ रुपीज़ 90,000। 90,000 की प्री सेपरेशन कॉस्ट है आपकी, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है। 3 प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स वाई जेड, तो तीनों की रॉ मटेरियल यूज्ड यूनिट्स में दे रखी हैं और यूनिट प्रोड्यूस जो हैं वो भी दे रखी हैं। तो 12,000 एक्स के लिए है, 30,000 वाई के लिए है, 18,000 जेड के लिए। टोटल रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो 60,000 यूनिट यूज़ हुआ है। और यूनिट बनकर कितनी तैयार हुई हैं, 3,000, 2,000 एंड 1,000, टोटल 6,000 यूनिट बनकर तैयार हुई हैं। तो फिजिकल यूनिट मेथड तो क्या कहता है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 90,000 इज़ टोटल कॉस्ट, इसको रॉ मटेरियल की जो यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। रॉ मटेरियल की यूनिट है 60,000 यूनिट, तो 60,000 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो ₹1.50 आया। फिर हम अपॉर्शनमेंट जब करेंगे जॉइंट कॉस्ट की तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल यूज़ किया गया था 12,000 यूनिट, 30,000, 18,000 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया ₹1.5। तो जॉइंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 18,000, 45,000, 27,000 हो जाएगा। 18,000 को 1.5 से करने के बाद टोटल जो जॉइंट कॉस्ट हमारी आ रही है दैट इज़ 90,000 और यूनिट प्रोड्यूस इज़ 3,000, 2,000, 1,000। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, जो एक्स के लिए है जॉइंट कॉस्ट थी हमारी 18,000, डिवाइड कर दिया हमने 3,000 से, तो कॉस्ट पर यूनिट हमारी आ गई ₹6। 45,000 डिवाइडेड बाई 2, दो यहाँ आ जाएगी ₹22.50। 27 को जब 1,000 यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आ रही है ₹27। तो ये तो था हमारा मेथड फिजिकल यूनिट मेथड का। सेकंड मेथड हम देखते हैं एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड जो है उसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे हमने फिजिकल यूनिट मेथड में 90,000 को 60,000 रॉ मटेरियल यूज्ड वाले से यूनिट से डिवाइड किया था, यहाँ पर हम एवरेज यूनिट कॉस्ट में क्या करते हैं, टोटल जो अमाउंट रहता है हमारा प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट या फिर जो जॉइंट कॉस्ट होता है उसको हम आउटपुट से जो हमारी यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं उससे डिवाइड करेंगे। 9,000 डिवाइडेड बाई 6,000, तो ये आ रहा है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹15। ठीक है, तो इस तरह से किया जाएगा। जब इसको अपॉर्शन करेंगे हम तो एक्स वाई जेड में 3,000 यूनिट बन के तैयार हुई थी, 2,000 एंड 1,000 एक्स वाई और जेड की। रेट पर यूनिट है ₹15, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 45,000, 30,000 एंड 15,000, टोटल अमाउंट विल बी 90,000। तो ये दो मेथड हैं हमारे अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट के, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड मेथड है मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड को हम देखते हैं एक बार। मार्केट प्राइस मेथड में क्या होता है, प्री सेपरेशन कॉस्ट जो है वो अपॉर्शन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब मान लीजिए अगर ए, बी और सी 3 जॉइंट प्रोडक्ट हैं और उनकी मार्केट वैल्यू या उनका मार्केट प्राइस या उनका सेल्स प्राइस जो है वो 500, 400 एंड 300 है, तो जितनी भी जो हमारी
जॉइंट कॉस्ट होगी, प्री सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट जो है वो हम इसको इसी रेशो में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए अगर प्री सेपरेशन कॉस्ट हमारी 6000 थी तो हम क्या करेंगे 543 के रेशो में इसको बांट देंगे। 500, 400, 300 रिस्पेक्टिव इनके मार्केट प्राइस हैं, तो 543 के रेशो में 6000 को हम बांट देंगे। 2500, 2000 एंड 1500 जो है वो ये तीनों हिस्से इनके आ जाएंगे। मार्केट प्राइस जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, या फिर हम मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द फिनिश स्टेट, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। द मार्केट प्राइस हियर मीन्स द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट कैन बी परचेज्ड इन द मार्केट। अगर आप आज मार्केट में ये परचेज करने जाते हैं तो आपको जितने का ये मिलने वाला है दैट इज़ योर मार्केट प्राइस। ओके, तो इसके बाद हमारा फोर्थ जो मेथड है दैट इज सेल वैल्यू मेथड। सेल वैल्यू मेथड क्या कहता है कि अंडर दिस मेथड द जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल सेल प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। टोटल जो सेल प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का, उन्हीं के प्रोपोर्शन में जॉइंट कॉस्ट को बांटना चाहिए। इन डिटरमाइनिंग द सेल वैल्यू बोथ द सेलिंग प्राइस एंड द क्वांटिटी सोल्ड आर इम्पॉर्टेंट। अब उसमें वो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा है, वो टोटल आपकी टोटल सेल प्राइस की बात कर रहा है। टोटल सेल प्राइस मतलब नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाइंग बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आउटपुट का आप अमाउंट निकाल रहे हैं दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पर सेल वैल्यू मेथड में क्या करेंगे, हम पहले हम निकालेंगे कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, फिर उसका सेलिंग प्राइस क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है जॉइंट कॉस्ट को उस रेशो में बांट दिया जाएगा। ठीक है। सेल प्राइस जो है वो कौन सा ले सकते हैं हम, सेल प्राइस हम सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला भी ले सकते हैं, सेल्स प्राइस एट द सेल वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी ले सकते हैं, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी लिया जा सकता है, या फिर हम इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी ले सकते हैं। तो चारों में से जो आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हो वही आप इसके अंदर लेंगे। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो क्या होती है, दिस इज रेफर्स टू द सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एज रिड्यूस्ड बाय द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट। तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका कि जो डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद ये सारे रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को भी हम सेल वैल्यू मेथड के लिए सेल्स का एक बेस मानकर चल सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं किस तरह से इसको प्रैक्टिकली हम करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं द डाटा आर एज फॉलो। डाटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट 3 है हमारे पास XYZ, यूनिट प्रोड्यूस्ड है 3000, 2000, 1000 यूनिट, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो दे रखा है ₹10, 20 एंड 40। अपोर्शन द प्री सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट ₹44,000। 44,000 की कॉस्ट है, इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। तो सेल्स वैल्यू बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने एक कॉलम बनाया प्रोडक्ट्स का, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स हैं जो वो लिखी जाएंगी 3000, 2000, 1000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 10, 20 एंड 40। टोटल सेल वैल्यू क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट ऑफ आउटपुट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30,000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 40,000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 40,000। तीनों को टोटल किया 40 + 40 + 30 1,10,000 जो है वो टोटल सेल वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी टोटल सेल वैल्यू है वो 30,000, 40,000, 40,000 है, यानी कि इनका अगर हम रेशो देखें तो रेशो बनता है 3:4:4 का। तो जॉइंट कॉस्ट जो 44,000 की है उसको हम 3:4:4 के रेशो में बांट देंगे। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई 11, ये आ जाएगा आपके पास 12,000। फिर हम करेंगे 44,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 11, दैट विल बी 16,000। फिर हम Z के लिए निकालेंगे 44,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 11, तो हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 16,000 एज वेल। तो अपोर्शनमेंट जो है वो आपका 12,000, 16,000, 16,000 आएगा। जब 12,000 को 3,000 जो यूनिट ऑफ आउटपुट है हमारी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी ₹4। 16,000 Y के लिए है जॉइंट कॉस्ट, इसको अगर हम नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करेंगे 2 से तो ₹8 आ जाएगी। और 16,000 Z के लिए है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस है, अगर हम इसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे ₹16 जो है वो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी।
अब हम देखते हैं लास्ट हमारा मेथड, फिफ्थ मेथड है जो पॉइंट वैल्यू और सर्वे मेथड। पॉइंट वैल्यू और सर्वे मेथड जो है उसमें क्या कहा गया है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग आइडिया दैट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट अराइज ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, ये जो फैक्टर रहेंगे, दीज फैक्टर्स में भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ भी हो सकता है, या फिर लेबर ऑपरेशंस हो सकता है जो परफॉर्म किए गए, या टाइम टेकन फॉर द ऑपरेशंस हो सकता है, या डायरेक्ट चार्जेस इनकर्ड हो सकता है। तो ये जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज फेस्ड वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इनको आप एक पॉइंट के रूप में या फिर बेस के रूप में ले सकते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स को वेटेज दी जाती है उनकी पॉइंट वैल्यू के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स कंटेन इन इट, एंड द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ऑफ दीज पॉइंट वैल्यूज ऑफ ईच। अब क्या करते हैं, हम वेटेज प्रोवाइड करते हैं। वेटेज देने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं उनका जो पॉइंट वैल्यू है, और फिर उसके आधार पर हम अपॉर्शनमेंट करते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। प्री सेपरेशन कॉस्ट दी हुई है यहाँ पर मटेरियल की 5000, वेजेस है 4000, ओवरहेड है 1000, टोटल जो प्री सेपरेशन कॉस्ट है वो दे रखी है ₹10,000। अब प्रोडक्शन जो हुआ है, प्रोडक्ट एक्स 200 यूनिट्स हैं, वाई की 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, और जेड की जो है वो 700 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस हुई हैं। एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, द पॉइंट ऑफ वैल्यू असाइन टू एक्स, वाई एंड जेड प्रोडक्ट्स आर 5, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। अब जो इनकी वेटेज दे रखी है वो 5 to 1 की दे रखी है। अपोर्शन करना है हमें जॉइंट कॉस्ट को, तो किस तरह से करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम होगा हमारा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, और यूनिट्स हमारी जो हैं वो क्वेश्चन में दी हुई हैं 200, 400 एंड 700, हम वो लिख लेंगे। उसके बाद जो इनकी वेटेज दी हुई है वो दी हुई है 5 to 1 की, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद टोटल वैल्यू क्या करेंगे, हम यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट्स ऑफ वैल्यू के साथ। 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000, 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800, 700 मल्टीप्लाई बाय 1 700। तो इस तरह से टोटल वैल्यू आ जाएगी। तीनों को जोड़ेंगे 1000 प्लस 800 1800 प्लस 700 2500 आ जाएगी टोटल। अब जॉइंट कॉस्ट जो है हमारी वो 10,000 की हमने देखी थी क्वेश्चन के अंदर। 5,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, ये 10,000 है। इस 10,000 को हमने बांटना है यहाँ पर किस रेशो में बांटेंगे, जो रेशो हमारा टोटल वैल्यू का आया 1000, 800, 700, 2 जीरो पीछे से हटा देंगे तो 10:8:7 का जो है हमारा रेशो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल 10,000 है मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 25, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 25 जेड के लिए। तो ये हमारा जो अमाउंट आएगा 4,000, 3,200 एंड 2,800 आएगा। अगर हमें कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास सेकंड कॉलम में यूनिट्स थी, हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे। 4,000 एक्स के लिए है और यूनिट है 200, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 200 ये हो जाएगा 20 रुपीज़। कॉस्ट पर यूनिट ही आ गई हमारी। अगर वाई की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 3,200 डिवाइडेड बाय 400, 8 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगी। और 2,800 डिवाइडेड बाय 700 करके जेड के लिए भी हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, दैट विल बी ₹4 पर यूनिट। तो इस तरह से हम जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो है अपॉर्शनमेंट करेंगे प्री सेपरेशन की। इसके बाद है बाय प्रोडक्ट की, ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।